नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पे हमारे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। मुंबई में एक लड़की का कत्ल होता है। कत्ल इतना ही बेरहमी से किया जाता है कि जब पुलिस कत्ल की हकीकत का पता लगाती है तो जो सच समझ सामने निकल कर आता है वाकई में लोगों को हैरान कर देता है, रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मुंबई में एक जगह पड़ती है, डोंबिवली इलाके में एक निनाद कारपोरेटिव हाउसिंग करके एक कॉलोनी पड़ती है। उस कॉलोनी में एक परिवार रहता था, स्नेहल गावरे का परिवार। स्नेहल गावरे के परिवार में उनके पिताजी, उनकी बड़ी बहन और उनकी माताजी रहती थी। स्नेहल गावरे इंजीनियरिंग की छात्रा रहती हैं। उनके पिताजी कारपोरेटिव बैंक में बैंक कर्मी रहते हैं, किसी पोस्ट पर तैनात रहते हैं। जो उनकी माताजी रहती हैं उनका नाम कल्पना रहता है और वह पेशे से टीचर रहती हैं। स्नेहल को काफ़ी घूमने फिरने में, ट्रैकिंग में लगाव रहता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ वह ट्रैकिंग पे कहीं बाहर जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनके पैरों में चोट लग जाती है। ट्रैकिंग के दौरान ही वो अपने घर वापस चली जाती हैं। जब घर आ जाती हैं तो अपनी माँ को फ़ोन कर बताती हैं कि माँ, मैं घर आ गई हूँ। माँ अपने स्कूल से शाम को जब घर लौटती हैं तो पता चलता है कि लड़की स्नेहल घर में दिखाई नहीं दे रही है। अब वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढती हैं, तलाश करती हैं तो स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही वह स्नेहल के कमरे की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि उसके कमरे के सामने उसका चप्पल पड़ा हुआ है। बाहर से दरवाजे का कुंडी बंद है। दरवाज़ा खुलकर जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती हैं स्नेहल का सारा सामान, उसके ग्लव्स, उसके चश्मे, उसकी घड़ी टेबल पर रखी हुई है। लेकिन स्नेहल घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ परेशान होने लगती है कि आखिर स्नेहल घर में है नहीं तो गई कहाँ। वो अपना फ़ोन निकालती हैं अपने पति हिंदू गावरे को फ़ोन करने के लिए। तभी वह देखती है कि उनके फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ था। जब मैसेज को खोलती है तो देखती है कि मैसेज स्नेहल का था, लेकिन मैसेज बिल्कुल ब्लैंक था, उस पर कुछ लिखा नहीं था। अब वह परेशान हो जाती हैं कि आखिर उनकी बेटी का मैसेज आया हुआ है दोपहर करीब 3:30 बजे, लेकिन मैसेज बिल्कुल ब्लैंक था। अब वह घबरा जाती हैं और अपने पति को फ़ोन लगाती हैं। हिंदू गावरे फ़ोन रिसीव करते हैं। उनकी पत्नी बताती है कि उनकी घर में उनकी लड़की का कहीं अता पता नहीं है। हिंदू गावरे भी अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं और आसपास तलाश करते हैं तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। अब अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं तो रिश्तेदार भी बताते हैं कि उनके यहाँ तो स्नेहल ना तो फ़ोन की है, ना ही उनके घर गई है। अब उनके पिता हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरी लड़की कहाँ गई होगी। तभी वह उनके दोस्तों को, स्नेहल के दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं और पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि स्नेहल घर पर नहीं है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। सारे रिश्तेदार भी स्नेहल के घर आ जाते हैं। लोग मिलकर तलाश करते हैं लेकिन स्नेहल का कहीं पता नहीं चलता है। काफ़ी देर बाद परिवार वाले और रिश्तेदार पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी स्नेहल कहीं गुम हो गई है। सुबह में उसने फ़ोन किया था, लेकिन शाम को जब लोग घर पहुंचे तो वो घर पे नहीं थी और उसकी माँ पर एक मैसेज आया था जो कि ब्लैंक था। अब पुलिस स्नेहल की तलाश में लग जाती है। उधर परिवार वाले अपने स्तर पर जहाँ भी उन्हें शक होता वह फ़ोन करते और स्नेहल के बारे में पता करते। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। सभी लोग कमरे में सो रहे थे। सुबह 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार के दिन सुबह 5:30 बजे जब स्नेहल की माँ उठती है तो देखती है कि बेड के नीचे एक बॉटल पड़ी हुई है। बॉटल गिरी हुई थी। दरअसल जो दीवान बेड होता है उसमें एक अलमारी रहती है छोटी सी, जिसमें स्नेहल पानी पीने के बाद अपना बोतल उसी में रख दिया करती थी। अब उसकी माँ जब
उस अलमारी को खींचती है, ड्राइवर को खींचती है बॉटल रखने के लिए, तो उसे कुछ दिखाई देता है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी जो घर में रिश्तेदार रहते हैं, कुछ रिश्तेदार उस बेड के ऊपर भी सो रहे थे। अभी सभी लोग उठते हैं, हैरान होते हैं और देखते हैं कि जो उनकी पत्नी होती है हिंदू गावरे की, यानी कि स्नेहल की माँ, दीवान बेड की तरफ इशारा कर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग दीवान बेड के ऊपर से जो बिस्तर होता है उसको हटाते हैं तो देखते हैं कि किसी लड़की का हाथ दिखाई दे रहा है। लोग पूरा बिस्तर हटाते हैं, दीवान बेड के ऊपर से प्लाई वगैरह सब हटाते हैं तो देखते हैं कि बेड के अंदर, जिस पर रात भर कुछ रिश्तेदार और उसकी माँ सो रही थी, उसके नीचे स्नेहल की लाश पड़ी हुई है। दरअसल स्नेहल की जो बॉडी थी, जो उसका हाथ था, वह पीछे की तरफ रस्सियों से बांधा गया था। पैर पीछे मोड़कर रस्सियों से बांधा गया था। मुंह में कपड़ा ठूसकर टॉवेल से बांध दिया गया था। अब पुलिस को फोन किया जाता है, घर में चीख पुकार मच जाती है, सभी लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। माँ और पिता रो रो कर बेहोश हो जा रहे थे। पुलिस आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि कोई नाजायज संबंध या किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाया गया था। उसकी मौत गला यानी कि दम घुटने से हुई थी। दम घुटने से मौत हुई थी। अब पुलिस हैरान थी। पुलिस लाश घर से ले गई थी, लाश घर से बरामद की गई थी। घर वालों पे पुलिस का शक होता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो माँ बताती है कि उसका एक प्रेमी भी था जिसका नाम हिरेन राठौर रहता है। दरअसल 2004 में हिरेन राठौर और स्नेहल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुंबई के अंधेरी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल करके, वहीं दोनों पढ़ते थे। 2004 में दोनों की दोस्ती होती है और एक साल बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे स्नेहल के घर राठौर आने लगता है और इसकी जानकारी उसके माँ को भी रहती है। माँ के सामने में ही वह स्नेहल के कमरे में जाता, बातें करता, पढ़ाई भी करता, अक्सर करके आता जाता रहता था। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो घर पर कोई नहीं था तो हिरेन राठौर ही आया होगा। अब पुलिस हिरेन राठौर को फोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस उसके घर जाती है और हिरेन राठौर को गिरफ्तार करती है, पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। जब थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि कत्ल के दिन वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अब पुलिस ऑफिस में पता करती है तो पता चलता है कि वह अपने सहकर्मियों के साथ उस दिन ऑफिस में मौजूद था। लेकिन पुलिस जब अटेंडेंस रजिस्टर मंगाती है तो वह अटेंडेंस रजिस्टर गायब रहता है। कई दिनों तक कंपनी के लोग, कर्मचारी, पुलिस उस रजिस्टर की तलाश करती है, लेकिन उसका वो जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, वह मिलता नहीं है। अब पुलिस का अगला सवाल रहता है कि उस दिन तुम कितने दिनों तक तुम्हारी बात हुई, आखिर तुम उससे कैसे मिले? वो सारी बात बताता है। जब पुलिस पूछती है कि तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ था, तो अब बताता है कि उसका फोन खराब हो चुका था और जब उसको जरूरत पड़ती थी तभी वह फोन को ऑन करता था। पुलिस उसकी फोन की तलाशी लेती है, फोन की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वह सही बोल रहा है। अब राठौर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। पुलिस राठौर को जाने देती है। तभी जो उसकी बेटी होती है शीतल, यानी कि स्नेहल की एक बड़ी बहन भी रहती है शीतल, जो लंदन में रहती थी, उसको पता चलता है तो वह अपनी माँ के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा देती है कि उसका शक है कि उसकी माँ ने उसका कत्ल किया होगा। अब पुलिस के सामने एक और पहेली। पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी माँ को थाने बुलाती है, पिता को भी थाने बुलाती है, यानी कि जो हिंदू गावड़े होते हैं और उनकी पत्नी कल्पना, दोनों को बुलाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शीतल से उनके माता पिता का संबंध अच्छा नहीं था। और माँ बताती है कि, यानी कि कल्पना जो अध्यापिका रहती है, वह बताती है कि जो उसके पिताजी हैं हिंदू गावरे, अक्सर कर स्नेहल को मारा पीटा करते थे और मुझे भी मारते पीटते थे।
पुलिस हैरान थी इस बात को सुनकर। तभी एक और भी हैरान कर देने वाली हकीकत पता चलती है। जो कल्पना के पति रहते हैं हिंदू गावरे, वह बताते हैं कि साहब, कल्पना यानी कि स्नेहल की माँ का संबंध, नाजायज संबंध उसके दूर के रिश्तेदार अनिल जालेकर के साथ है। पुलिस के सामने पर्दे दर पर्दे खुलते जा रहे थे। अब पुलिस को लग रहा था कि वह बहुत ही करीब है। लेकिन जब अनिल जावलेकर को बुलाया जाता है तो पूछताछ के लिए, तो वह बताता है कि साहब, उस दिन तो मैं अपने रिलेटिव के पास था। पुलिस सारी हकीकत पता चलती है तो पता चलता है कि अनिल जावलेकर का इस केस में कोई हाथ नहीं है। पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान रहती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की होगी, इतनी बेरहमी से हत्या किसने की होगी। पुलिस उसके कमरे की फिर से तलाशी लेती है और जब उसके मोबाइल की खोजबीन करती है तो पता चलता है कि उसका मोबाइल गायब है। और जब फ़ोन लगाया जाता है उसके फ़ोन पे, उसके पास एक नोकिया का फ़ोन हमेशा वह यूज़ करती थी, नोकिया का फ़ोन रहता था। जब उसका कत्ल किया गया और जब पुलिस लाश को बरामद की तो उस समय उसका फ़ोन गायब था। पुलिस उसके फ़ोन पे फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब पुलिस उसका EMI नंबर पता करती है और EMI नंबर से उसके फ़ोन को पता करने की कोशिश करती है। कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस को उसका एक दिन लोकेशन मिलता है, उसका फ़ोन ऑन मिलता है। तभी पुलिस उस जगह पर जाकर देखती है तो वह जिस व्यक्ति के पास वह फ़ोन रहता है उसका नाम, वह दुकानदार रहता है और उसका नाम शिवांश रहता है। अब शिवांश से पूछताछ होती है तो बताता है कि साहब, यह मोबाइल मुझे एक व्यक्ति ने 3500 रुपये में बेच दिया था। अब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है तो वह बताता है कि उस व्यक्ति को वह जानता नहीं था, वह व्यक्ति अनजान है। पुलिस डांट फटकार लगाते हुए उससे स्केच बनवाती है, उस व्यक्ति का स्केच बनवाती है तो कोई भी उस व्यक्ति को पहचानता नहीं था। अब उस स्केच को लेकर पुलिस उनके घर वालों के पास जाती है, यानी कि स्नेहल के माता और पिता से उस स्केच की पहचान कराने की कोशिश करती है तो उसके जो माता पिता होते हैं वह मना कर देते हैं। वह बताते हैं कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ना कभी देखे हैं। अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल थे। तभी पता चलता है कि जो स्केच था वह दाऊद इब्राहिम के एक आदमी से मिलता जुलता था। अब इस केस में नया खुलासा होता है कि इस केस में दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों का भी हाथ है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस कोर्ट में इस मामले को भेज देती है, मामला कोर्ट में चलता है। जो राठौर होता है वह पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। तब तक कोर्ट इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। जब क्राइम ब्रांच इस मामले की देख रेख करती है, 2010 में राठौर की जो पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने पिता के कामकाज के लिए, अंतिम संस्कार के लिए घर आता है। तभी क्राइम ब्रांच की टीम उसे बुलाती और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह पढ़ाई करने विदेश गया था। पुलिस कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए और भी कई तरीके के नार्को टेस्ट वगैरह कई तरीके के टेस्ट के लिए अर्जी देती है तो कोर्ट मंजूर कर देती है और जो राठौर होता है वह भी सहमति भर देता है। लेकिन पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। वह कोर्ट में बताते हैं कि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह इन सारे टेस्टों को नहीं करना चाहते हैं। पुलिस मना कर देती है और जो राठौर होता है वह अपनी सहमति को वापस ले लेता है और फिर विदेश चला जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर कातिल कौन है, उसका बॉयफ्रेंड राठौर या फिर उसकी माँ या फिर पिता। पुलिस को शक रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ के अवैध संबंध को बेटी बखूबी अच्छी तरह से जानती हो या उसने देखा हो, इसलिए माँ ने कत्ल कर दिया। तभी एक और खुलासा होता है कि बार बार माँ और बेटी को जो हिंदू राठौर होता है, हिंदू गावरे होता था, वो पीटता था। उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इससे भी वह नाराज था और अक्सर करके
अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पीटा करता था। अब पुलिस के पास कई सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। करीब 16 साल बीत जाते हैं और कोर्ट ने पुलिस को फिर बुलाया, क्राइम ब्रांच को फिर बुलाया और इस केस को जारी रखने को कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा किया जाए। लेकिन ना ही पुलिस के पास कोई कातिल है, ना ही किसी कातिल का पता है, ना ही कोई सबूत है। कत्ल भी हुआ, कातिल भी सामने है, लेकिन पुलिस अनजान है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वह कातिलों को पकड़ सके। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है संजय भंसुरी, गुजरात सूरत से हैं, सुनील कौल हैं, नासिर पठान शोलापुर से महाराष्ट्र से हैं, नेहा कक्कर हैं, शेखर त्यागी हैं अलवर राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस कहानी पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से आखिर कातिल कौन हो सकता है, उसका पति या फिर उसकी माँ या फिर उसका बॉयफ्रेंड। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।